everyone, a very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So, जैसे आपको पता है कि हम लोगों की उड़ान सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग 11th क्लास को कवर कर रहे थे with the help of beautiful notes. जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे इतने प्यारे प्यारे हम लोगों ने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि हम लोग इसको क्या कर सके, इस चैप्टर को रिवाइज कर सके. तो यस, आज के सेशन में भी हम लोग ये चैप्टर जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये रिवाइज करने वाले हैं. यस, ये चैप्टर हम लोग रिवाइज करने वाले विद द हेल्प ऑफ दीज ब्यूटीफुल नोट्स जो आप मेरे पीछे देख सकते हो. अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन करो एंड वहां पे मैं आपको नोट्स ये सेंड कर दूंगी. ऑलराइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड जैसे कि मैंने बताया 11th क्लास का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है वो खत्म कर देंगे आज. पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो अगर आपको कुछ भी साथ में अपने साथ लेना है तो प्लीज लेकर बैठिए बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर होने वाला है. और यस, चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन बिना किसी देरी के रिवीजन को स्टार्ट करते हैं. यस, जैसे मैंने बताया न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है वो हम लोग खत्म करेंगे आज. वन शॉट वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे. ओके, चलिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बट उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो जल्दी से, फटाफट से शेयर करो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहे. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया 11th क्लास के लिए है एकदम, आप इन नोट्स की हेल्प से पूरा रिवीजन खत्म कर सकते हो. राइट, अगर आपने और लेक्चर्स नहीं देखे और सारे चैप्टर्स के, तो हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स के जो है लेक्चर डाल दिए हैं, वन शॉट वीडियोस है, वो भी जाके आप एक बार चेक कर सकते हो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो जैसे कि आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि आखिर में ये क्या है, मतलब आपको एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है. उसके बाद आप धीरे धीरे अपना लेवल एडवांस करोगे. ओके, तो बेसिक से अगर मैं बताऊं आपको कि इसका मतलब क्या है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, तो कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेट करना. अगर मैं डांस कर रही हूँ, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं डांस कर रही हूँ और मेरे साथ एक और पार्टनर है, वो भी मेरे साथ डांस कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ना अपने स्टेप्स को कोऑर्डिनेट करो, मतलब एक दूसरे के जैसा काम करो, मतलब सिंक्रोनाइज्ड वे में, सिंक्रोनी होनी चाहिए आपके डांस स्टेप्स पे. तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, राइट, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के जैसे काम कर रहे हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इज द इंटरैक्शन. अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो इसमें बोला गया है कोऑर्डिनेशन इज द इंटरैक्शन ऑफ टू और मोर ऑर्गन्स. यहाँ पे हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंटरैक्शन किसका होगा, आपके टू और मोर ऑर्गन्स का. ठीक है, दो ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट एंड एनहांस वन अनदर्स फंक्शन. तो आप एक दूसरे को कैसे उसका एक दूसरे का फंक्शन कैसे एनहांस कर सकते हो, कोऑर्डिनेट करके. राइट, अब ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि आपने कुछ और स्टार्ट किया, कोई ऑर्गन कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए. आप टुगेदर यू कैन वर्क टुगेदर इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर ताकि आप क्या कर सको, एक दूसरे एनहांस करो वन अनदर्स फंक्शन. ऑलराइट, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं. ओके, ये रिकॉर्डेड वीडियो है बट मुझे कमेंट सेक्शन में आपके पूरे आंसर चाहिए. अगर समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना क्रिस्टल क्लियर है मैम, ये पूरा चैप्टर हमें क्लियर हो गया. ओके, चलिए, तो जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन की बात करी, कोऑर्डिनेशन इज द इंटरैक्शन ऑफ टू और मोर ऑर्गन्स टू सपोर्ट एंड एनहांस वन अनदर्स फंक्शन. ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग न्यूरल सिस्टम पे. अब हम लोग बात करने वाले न्यूरल सिस्टम पे. तो यहाँ पे हम लोग ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम की बात करने वाले हैं. तो अगर मैं उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की बात करूं, सबसे छोटा यूनिट, जैसे आपको बताया कि न्यूरॉन्स होते हैं, सो न्यूरॉन्स क्या है, सेल्स है, राइट. तो अगर मैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात करूं आपके न्यूरल टिश्यू की, तो वो है आपका न्यूरॉन. ठीक है, क्या है आपका न्यूरॉन. तो अगर मैं न्यूरल सिस्टम की बात कर रही हूं तो यहाँ पे न्यूरॉन का जिक्र पहले आएगा बिकॉज वही आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू है. ओके, जैसे कि आपका सेल होता है ना, तो न्यूरॉन भी तो सेल ही है ना, सेल से मिलके सब कुछ बनता है, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है. तो यहाँ पे न्यूरल टिश्यू का न्यूरल सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जो सेल है तो न्यूरॉन सेल ही, राइट. तो सेल जो है वो आपका न्यूरॉन है.
ठीक है। न्यूरॉन्स आर द एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया कि जो न्यूरॉन है वो एक सेल है, फिर सेल मिलकर क्या बनाएगा, आपका पूरा टिश्यू बनाएगा, ठीक है। ये सारे इसने बताया कि जो आपका न्यूरॉन है वो एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल बिल्डिंग है आपके न्यूरल सिस्टम का। दे सेंड सिग्नल एंड रिसीव एंड डिटेक्ट इम्पल्सेस। सो बेसिकली इनका क्या काम होता है, ये आपके जो न्यूरॉन्स है ये आपके सिग्नल को भी सेंड करते हैं, रिसीव भी करते हैं एंड डिटेक्ट भी करते हैं इम्पल्सेस को, ठीक है। तो जैसे अगर मेरा न्यूरॉन है, अगर मैं यहाँ पे एफरेंट न्यूरॉन की बात करती हूँ, एफरेंट मतलब सपोज कोई रिसेप्टर है, ठीक है, कोई रिसेप्टर है, वहां से आपका न्यूरॉन जो जा रहा है एंड वो आपके ब्रेन के सेंटर्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, वो क्या कर रहा है, आपके जो भी सिग्नल है या फिर जो भी इम्पल्सेस है उसको वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एफरेंट बोल रहे हैं, राइट। जो भी उसका इम्पल्स है, जो भी स्टिमुलस आया, जो भी इम्पल्स जनरेट हुआ, वो वहां से रिसेप्टर से लेकर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर जो भी आपका सेंटर है वहां तक लेकर जा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, एफरेंट, राइट। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं, बट हाँ ये जान लो कि जो न्यूरॉन है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम है। बेसिकली इसका क्या काम होता है, ये सेंड करता है सिग्नल्स को, भी सेंड करता है, रिसीव भी कर सकता है और इम्पल्स को डिटेक्ट करता है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे, थोड़ा सा देखेंगे कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को कैसा क्लासिफिकेशन किया गया है, क्या क्या है। ऑलराइट, चलिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो बेसिकली जो हमारा, अगर मैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो क्लासिफिकेशन दो है। पहला तो है सीएनएस, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है आपका सीएनएस, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड अनदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल से ही आपको नाम से पता चल रहा है, सेंट्रल मतलब सेंटर, ठीक है, जो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो सारा काम करेगा, जो भी सिग्नल्स भेजा जाएगा उसको प्रोसेस करेगा, फिर क्या करेगा, कमांड देगा। तो यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन पेरिफेरल, पेरिफेरल से आपको पता चल रहा है जो साइड में, मतलब उसके अलावा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो भी चीजें हैं वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। तो क्या थे, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को। पहला तो हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यस, चलिए, तो जैसे मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। बाकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, जो भी नर्व्स है, जो भी नर्व्स आपको, चाहे वो ब्रेन से आ रही है, स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है, ब्रेन से आ रही है तो क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड से आ रही है तो स्पाइनल नर्व्स है, जितनी भी नर्व्स है वो आपकी किसमें आ रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। किसमें आ रही है, आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे लिखा गया है, peripheral nervous system is made up of all the nerves found in the brain and spinal cord। जितनी भी नर्व्स है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, वो आपका पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। वेयर एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या है, आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो बेसिकली जो भी इम्पल्स जनरेट हुआ वो आपके कहाँ तक, वो सेंड करेगा सिग्नल आपके ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसको इसको एनालाइज करेगा, ठीक है, ये सिग्नल क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद उसको क्या देगा, कमांड देगा, ठीक है। सपोज अगर आपने एक हॉट वेसल है, ठीक है, हॉट वेसल को आप टच करने का ट्राई कर रहे हो, तो जो भी आपके पेन रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, वो पेन रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे आपके ब्रेन तक, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब ब्रेन क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कर रहा है तो प्रोसेस करने, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो भी हो गया, तो अगर वो प्रोसेस करेगा तो अब वो सोचेगा हाँ अब ये हॉट वेसल है, इससे मुझे बचना है, तो वो क्या करवाएगा, कमांड देगा कि अपना हाथ हटा लो, अपना हाथ हटा लो। तो आप देख सकते हो कि जब आप कोई भी गर्म चीज छूने जाते हो तो आप एकदम से जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हो, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका सेंटर है जो प्रोसेस करता है चीजों को। यस, ये चीज क्लियर हो गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ गया आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया आपका जितने भी नर्व्स है ब्रेन से निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, वो सारी आपकी इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गया। नाउ पीएनएस को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स।
बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन कुछ चीजों के बेसिस पे हम लोगों ने अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है। पहला तो है आपका एफरेंट नर्व फाइबर। तो ये जो क्या है आपका एफरेंट नर्व फाइबर और सेंसरी नर्व फाइबर। सो बेसिकली जो एफरेंट नर्व फाइबर है वो जैसे मैंने बताया कि जो भी रिसेप्टर्स है, सपोज कोई भी रिसेप्टर्स अगर मेरे हाथ पे प्रेजेंट है, ठीक है, मेरे हाथ पे प्रेजेंट है, यहाँ से जो भी चीज होगी, जैसे कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, कोई स्टिमुलस आया, यहाँ पे जो इम्पल्स जनरेट होगा वो उसको कहाँ पे भेजा जाएगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजा जाएगा। तो वो कौन करता है, आपके सेंसरी नर्व फाइबर्स। वो कौन करता है, आपके सेंसरी नर्व फाइबर्स, राइट। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जा रहा है एफरेंट नर्व फाइबर या फिर सेंसरी नर्व फाइबर, दोनों बोल सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द इफरेंट नर्व फाइबर्स और मोटर नर्व फाइबर। अब जो इफरेंट नर्व फाइबर है या फिर मोटर नर्व फाइबर है, बेसिकली अब जो वहां पे चीजें प्रोसेस हुई, ठीक है, कोई भी चीज वहां से सिग्नल गया, वहां पे उसने प्रोसेस किया चीजों को, अब वो क्या करेगा, कमांड देगा। तो किसी के थ्रू देगा ना, किसके थ्रू देगा, नर्व फाइबर्स के, न्यूरॉन्स के थ्रू ही देगा। तो वहां से जो भी प्रोसेसिंग हुई है, जो भी आपका कमांड आया है, उसको आपके इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम किसका है, आपके इफरेंट का। किसका काम है, इफरेंट नर्व फाइबर्स का, या फिर आप उसको बोल सकते हो मोटर नर्व फाइबर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, लेट मी नो, लेट मी नो प्लीज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं या नहीं। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज क्या है ना, रिविजन करना है, रिविजन करना है। और अगर मैं डिटेल में अभी पढ़ाने लग गई तो फिर आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर डिटेल में पढ़ाऊंगी तो यही चैप्टर मैं आपको पढ़ा सकती हूँ 7-8 घंटे में, 9 घंटे में पढ़ा सकती हूँ, राइट। तो हम लोग बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। ओके, चलिए, ये चीज क्लियर हो गई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई। एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व का हमें मतलब समझ में आ गया। इम्पल्सेस आर कैरिड फ्रॉम द ऑर्गन टिश्यू टू द सीएनएस इन एफरेंट नर्व फाइबर। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो भी इम्पल्सेस होती है, जो भी स्टिमुलस आया, जो भी इम्पल्स जनरेट हुआ, उसको नर्व फाइबर कहाँ लेकर जाता है, सीएनएस तक लेकर जाता है। वो हो गया आपका एफरेंट नर्व फाइबर या फिर सेंसरी नर्व फाइबर। Whereas in efferent nerve fiber, impulses are transmitted from the CNS to the target tissue और organ। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि efferent nerve fiber क्या होते हैं, जो भी आपका सिग्नल था, जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी आंसर आया कि हाँ मुझे अब क्या करना चाहिए, हाथ हटा लेना चाहिए, वो किसके थ्रू जाएगा, आपके इफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, जो भी आपका इफेक्टर ऑर्गन है या फिर टिश्यू है। ऑलराइट, ये चीज हमें क्लियर हो गई। अगेन पीएनएस को हम लोगों ने दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जरा देखते हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है। तो अगर मैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंप्राइज इंपल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। ठीक है, यहाँ पे सोमैटिक से आपको पता चल रहा होगा, सोमैटिक से आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है जो सोमैटिक नर्व फाइबर्स है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, बेसिकली वो क्या करता है, जो भी इंपल्सेस है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो कहाँ तक लाता है, आपके स्केलेटल मसल्स। सोमैटिक, सोमैटिक एस से आप एस याद रखना, सोमैटिक मतलब स्केलेटल, ठीक है, एस से एस, ये चीज आप अच्छे से याद कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंप्राइज इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल, वाइल ऑटोनॉमिक की अगर मैं बात करूं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनरवेट द स्मूथ एंड द कार्डियक मसल, smooth and the cardiac muscle of the glands, which in turn carries the impulses from the central nervous system to the involuntary part of the body. The autonomic, again जो आपने सोमैटिक की बात करी, सोमैटिक एस से पता चल रहा था। एंड अगर मैं ऑटोनॉमिक की बात करूं, ठीक है, यस, अगर मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ तो ये बेसिकली किसको इनर्वेट करता है, आपके इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स आपकी क्या होती है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे स्केलेटल मसल्स है, वो आप अपने विल के अकॉर्डिंग जो है कंट्रोल कर सकते हो। सपोज अगर मुझे ये हाथ है मेरा, ठीक है, ये मेरे विल में है कि अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शन करवाना है या फिर मुझे रिलैक्सेशन करवाना है, तो अगर मुझे अपने हाथ का, सपोज अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो ये मेरे विल में है, ठीक है, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शन कराना मैं करा सकती हूँ, मुझे रिलैक्सेशन कराना मैं करा सकती हूँ, राइट। बट क्या आप अपनी हार्ट मसल्स को रोक सकते हो?
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो आप, रिलैक्सेशन करा सकते हो, नहीं करा सकते हो ना, वो क्या है, आपका इनवॉलेंट्री फंक्शन है उसका, वो खुद ही आपके विल में नहीं है, वो खुद ही अपना फंक्शन जो है या फिर आपका उसका जो भी फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, वो आपके विल में नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से जो ये ऑटोनॉमिक की बात करी जा रही है, तो ऑटोनॉमिक बेसिकली उन्हीं मसल्स को इनर्वेट करता है जिनका फंक्शन क्या होता है, इनवॉलेंट्री। ठीक है, स्मूथ या फिर कार्डियक मसल्स जो आपके इनवॉलेंट्री होते हैं। फिर इसके बाद बताया गया है कि द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ये अब दो कैटेगरीज कौन सी नहीं आ गई, अब कैटेगरीज ही कैटेगरीज की बात करते जा रहे हो। ठीक है, यस, तो यहाँ पे अगर मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो अगर मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करती हूं तो बेसिकली ये नर्वस सिस्टम आपका तब काम करता है जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो। ठीक है, स्ट्रेस जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं जंगल में जा रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जंगल में जा रही हूँ और मैंने क्या देखा, बहुत बड़ा शेर देखा। ठीक है, बहुत बड़ा शेर देखा। अब क्या हो गया, अब मुझे क्या हुआ, डर हो गया। तो अब मेरा उस टाइम पे कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथी, जब आपको सिंपैथी की जरूरत होती है, जब आपको स्ट्रेस में, आप बिल्कुल स्ट्रेस में होते हो, ऑलराइट, तो उस टाइम पे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है बेसिकली फाइट और फ्लाइट। अब आपके पास, आपने शेर को देखा, अब आप घबरा गए, बहुत डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फाइट करोगे या आप फ्लाइट करोगे। ठीक है, तो आपके पास बेटर ऑप्शन कौन सा है कि आप वहां से भाग जाओ, क्योंकि फाइट तो आप कर नहीं सकते हो, राइट। यस, तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली उस टाइम पे काम करता है जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो और आप या तो दो काम, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, ये वाला चीज आपको याद रखना है। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है। अगर मैं पैरासिम्पैथेटिक की बात करूं तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब जब एकदम आप चिल होते हो। ठीक है, खाना खाया, खाना पचाया, मतलब बिल्कुल ये वाला काम कर रहे हो एकदम चिल मोड में, जब आप नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हो उस टाइम पे कौन सा नर्वस सिस्टम आपका काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, आई होप ये चीजें अभी दोनों में डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो किसके पार्ट है, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। ऑलराइट, चलिए ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ना पूरा ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, पूरा जितना भी नर्वस सिस्टम है उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे बताया गया है, तो एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, नर्वस सिस्टम जो है आपको उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें आपका क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक मिनट, यस। तो अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ तो इसमें आता है आपका ब्रेन एंड दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ऑलराइट, यस। चलिए अब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूँ तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी जो नर्व्स होती है वो आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, फिर हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो किसको इनर्वेट करती है, आपके स्केलेटल मसल्स को, फिर विसरल नर्वस सिस्टम हो गया। ओके, फिर ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री कैटेगरीज, व्हिच इज सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे ईएनएस की बात करी जा रही है, ईएनएस इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम इज बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ प्लेक्सेस। तो आपका जो जीआईटी वाला पार्ट है ना, उसमें पूरे जितने भी प्लेक्सेस है, माइंट्रिक प्लेक्सेस और आपका जितने भी प्लेक्सेस है, मतलब गुच्छा। ठीक है, बेसिकली प्लेक्सेस का मतलब होता है गुच्छा। तो आपका जो जीआईटी वाला पार्ट है ना, बेसिकली क्या होता है ना, आपके कुछ होता है कि सिस्टम में ही कुछ नर्वस सिस्टम जो है वो, जिनको बोलते हैं हम लोकल नर्वस सिस्टम, बेसिकली उनको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे कुछ सिस्टम में ही उनका एक नर्वस सिस्टम होता है जो उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो मीजेंट्रिक, माइंट्रिक प्लेक्सेस, ये सारी चीजें आपका जीआईटी में है, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर जो भी टीचर पढ़ाने वाला है, जो भी फैकल्टी पढ़ाने वाली है, वो चीजें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यस, आई होप ये पूरा फ्लो चार्ट से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ
आ गया, फिर उसके बाद आ गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अगेन पेरिफेरल nervous system is further divided into three categories, that is autonomic nervous system, somatic nervous system and visceral nervous system. Again, the autonomic nervous system is further divided into three categories, that is sympathetic, parasympathetic and ENS. That ENS is basically enteric nervous system. All right, next we have the central nervous system. It is further categorized into brain and spinal cord. So it consists of brain and spinal cord, central nervous system. All right, finish. चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं थोड़े से मेन टॉपिक पे, जहां से क्वेश्चंस जो है हमेशा पूछा जाता है. ये फेवरेट टॉपिक बोल सकते हो, जो भी एग्जाम बनाता है वहीं यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो है जरूर आता है आपके लिए. तो चलिए देखते हैं, एक बार जरा देख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स. तो अगर मैं न्यूरॉन की बात करूं, जैसे मैंने बताया न्यूरॉन क्या है, आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. ऑलराइट, अभी इसका स्ट्रक्चर तो देखना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर तो हमें देखना पड़ेगा. तो आई एम होपिंग कि ये जो स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा रही हूँ न्यूरॉन का, ये आप ना 7th 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे, साइंस में पढ़ के आए होंगे. 7th 8th 9th 10th, यार इतना तो पढ़ा होगा मुझे लगता है. ये बहुत ज्यादा बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप 7th 8th क्लास से साइंस में पढ़ना शुरू कर देते हो. ठीक है, तो बट फिर भी मेरा काम है यहाँ पे पढ़ाना, बिकॉज आपकी नीट में क्वेश्चन आता है एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये मैं आपको पढ़ा देती हूँ. चलिए, तो जैसे बताया गया था, जो आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. इट कंप्राइजेस द 3 पार्ट्स. ठीक है, इट कंप्राइजेस द 3 पार्ट्स. तो अगर मैं न्यूरॉन की बात करती हूँ तो 3 मेन पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, जिसको हम लोग सोमा भी बोलते हैं या पेरिकैरियन भी बोलते हैं. ठीक है, सेल बॉडी. देन वी हैव डेंड्राइट्स. बेसिकली डेंड्राइट्स जो है ये ऐसा ब्रांचेस, ठीक है, ये ऐसे ब्रांचेस जो आप ये देख रहे हो, जो ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, ये ऐसे ब्रांचेस टाइप की. बेसिकली ये जो प्रोसेसेस होती है निकलती हैं आपकी सेल बॉडी से. ठीक है, ये प्रोसेसेस होती है जो सेल बॉडी से निकलती है. तो पहला हो गया आपका सेल बॉडी, जिसको हम लोग सोमा भी बोलते हैं, पेरिकैरियन भी बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव द डेंड्राइट. दीज आर द प्रोसेसेस दैट अराइज, ठीक है, दैट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी. एंड नेक्स्ट वी हैव द एक्सॉन. एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन बेसिकली क्या है आपका, दिस स्ट्रक्चर, दिस वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका एक्सॉन. ठीक है, ये है आपका एक्सॉन. तो सेल बॉडी, ये वाला आपका सेल बॉडी है, दिस वन. ठीक है, ये आपका सेल बॉडी है. ठीक है, डेंड्राइट्स, ये जो ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं, प्रोसेसेस दिख रहे हैं, ये है आपका डेंड्राइट्स. एक्सॉन इज दिस वन. ठीक है, एक्सॉन इज दिस. ओके, अभी हम लोग ना थोड़ा सा, एक मिनट जरा मैं इसको देखती हूँ कि ओके, चलिए ठीक है. अगर मैं सेल बॉडी की बात करती हूँ, ठीक है, अगर मैं सेल बॉडी की बात करती हूँ तो इसमें आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है. ठीक है, इसमें आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है. इसके अंदर ना छोटे छोटे ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नीजल्स ग्रैन्युल. ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, नीजल्स ग्रैन्युल. एंड उनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस. ऑलराइट, यस, नीजल्स ग्रैन्युल. आगे, इसके आगे और क्या चीजेस में आपको पढ़नी है सेल बॉडी में. सेल बॉडी तो चलो ठीक है, इतना हो गया. फिर उसके बाद है डेंड्राइट्स. अगर मैं डेंड्राइट्स की बात करूं तो ये दीज आर द स्मॉल प्रोसेसेस जो कहाँ से निकल रही है, आपके सेल बॉडी से निकल रही है. इनका क्या मेन फंक्शन होता है, इनका मेन फंक्शन होता है टू रिसीव इम्पल्स. ठीक है, तो अगर जो भी सपोज अगर यहाँ पे कोई भी एक न्यूरॉन है, सपोज एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, एंड ये आपका एक्सोडेंड्रेटिक, ठीक है, एक्सोडेंड्रेटिक है, मतलब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो है वो एक्सॉन है, जो आपका साइनेप्स बना रहा है, एक्सॉन. एंड जो आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसका कौन, डेंड्राइट जो है, दोनों साइनेप्स बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोडेंड्रेटिक. तो सपोज यहाँ पे जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो उसका एक्सॉन है एंड दिस इज डेंड्राइट. तो जो भी यहाँ से इम्पल्स आएगा, जो भी सिग्नल आएगा, वो कहाँ से जाएगा, कौन रिसीव करेगा, आपके डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे. एंड डेंड्राइट्स रिसीव करके आपके सेल बॉडी तक, सेल बॉडी की तरफ दे देंगे. सो बेसिकली डेंड्राइट्स का क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं. ओके, इसके अंदर भी आपको नीजल्स ग्रैन्युल्स मिल जाएंगे. ऑलराइट, यस, ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गई अच्छे से. चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब यहाँ पे अगर मैं एक्सॉन की बात करूं, यहाँ पे दिस स्ट्रक्चर, ऐसा जो एक्सॉन है, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज अगर इसकी इस पॉइंट की बात करती हूँ, मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, ये है आपका एक्सॉन हिल्लॉक. इसको क्या बोला जाता है, एक्सॉन हिल्लॉक, जहां से आपका जो है
एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्स जो है वो अराइज होता है। ये पॉइंट है जहां से आपका नर्व इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल अराइज होता है, और फिर वहां से अराइज होने के बाद धीरे धीरे पूरे लेंथ तक जाता है, पूरे लेंथ तक इसका ट्रांसमिशन होता है या फिर कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का। ठीक है, फिर अगेन ये कहाँ पे आ जाता है आपके साइनेप्टिक एंड बल्ब्स तक, फिर यहाँ से अगेन दूसरा न्यूरॉन होगा, वहां पे इसका फिर अगेन ट्रांसफर होता है। वो अभी हम लोग ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये वाला पॉइंट है एक्सॉन हिलॉक। अब यहाँ पे ये तो आपने देखा, एक्सॉन तो देख लिया, ठीक है, एक्सॉन तो देख लिया। ये आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये है आपका माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ आपको दिख रही है। तो अगर मैं माइलिन शीथ की बात करूं तो सबसे पहले जो श्वान सेल्स है वो बनाते हैं आपका माइलिन शीथ। अगर किसी न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इफ अगर, ठीक है, इफ माइलिन शीथ आपकी प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अगर आपकी माइलिन शीथ एब्सेंट है, अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो उसको हम बोलते हैं अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। तो अगर मैं श्वान सेल्स की बात करूं, ठीक है, श्वान सेल्स की, ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है श्वान सेल्स, ये आपके माइलिन शीथ बनाते हैं। बट अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करती हूँ तो वहां पे जो माइलिन शीथ बनाते हैं वो आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट है। ये क्या है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ये मतलब जो न्यूरॉन है ये कहाँ का है? सीएनएस का है। ऑलराइट, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका माइलिन शीथ है वो कौन बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, तो आपका आंसर होना चाहिए श्वान सेल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन बनाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ओलिगोडेंड्रोसाइट। ऑलराइट, चलिए, तो ये है आपकी माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बेसिकली इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, यस, तो ये कौन बनाता है? श्वान सेल्स बनाते हैं। बट ये जो माइलिन शीथ आप देख रहे हो ना, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं पॉइंट्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। इस पॉइंट को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, बिकॉज यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। तो ये बेसिकली माइलिन शीथ क्या करते हैं? इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। सो अगर माइलिन शीथ यहाँ पे एब्सेंट है तो यहाँ पे कंडक्शन कैसा होगा? सैल्टेटरी कंडक्शन होगा। सैल्टेटरी कंडक्शन में क्या होता है? जो आपके इंपल्सेस होते हैं ना वो जंप करते हैं। तो सपोज अगर यहाँ से इंपल्स जनरेट हुआ, यहाँ तक जाएगा, ये अगेन यहाँ जंप करेगा, फिर अगेन जंप करेगा, बिकॉज यहाँ पे इंसुलेशन है, यहाँ पे कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं हो सकता है। तो ये ऐसे जंप करेगी, ऐसे जंप करेगी, तब ये वाला जो कंडक्शन होता है ये फास्ट होता है एज कंपेयर टू द कंटिन्यूअस कंडक्शन, क्योंकि कंटिन्यूअस कंडक्शन में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है। और वो कौन से न्यूरॉन्स में देखने को मिलते हैं? जो अनमाइलिनेटेड होते हैं, जहां पे कोई भी माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं आगे आने वाले सेशन में। तो ये वाला जो है, ये कंडक्शन जो मैं बात कर रही हूँ, ये है सैल्टेटरी कंडक्शन। ये फास्ट होता है एज कंपेयर टू द कंटिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है, चलिए, यहां तक तो हो गया। नोड ऑफ रैनवियर पढ़ लिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद माइलिन शीथ प्रेजेंट है वो पढ़ लिया। फिर धीरे धीरे अगर मैं यहाँ की बात करूं, ये आपको दिख रहे हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब हम टर्मिनल पे आ गए, एकदम लास्ट वाले पोर्शन पे आ रहा है। ये है आपके एक्सॉन टर्मिनल। यहाँ पे ना छोटे छोटे बल्ब होते हैं ऐसे, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। क्या बोला जाता है? साइनेप्टिक नोब। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली क्या करते हैं? आपका जो भी सिग्नल है, केमिकल सिग्नल, वो ट्रांसफर यहाँ से रिलीज होते हैं और दूसरे नर्व, जो भी सपोज अगर यहाँ पे डेंड्राइड है एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का, वहां पे जाएंगे, बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे साइनेप्टिक नोब में या फिर नर्व टर्मिनल्स में आपको मिलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप ये पूरा चीज क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मुझे बतानी थी, जो आपकी एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं एक्सोलेमा। क्या बोला जाता है उसको? एक्सोलेमा। एंड उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ओके, the cytoplasm of the cell body is composed of granular entities known as Needles granule। ये मैंने आपको बता दिया है कि वो वहां पे प्रेजेंट क्या होते हैं? Needles granule प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइड
are short many finger like projection that emerge from the cell body. Nerve impulses are transported by the dendrites into towards the cell body. So basically जो dendrites है वहां से यहाँ से ये सिग्नल रिसीव करेगा, ये क्या करेगा सेल बॉडी, तो इसका जो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना वो यहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से डेंड्राइट आया, ठीक है, डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल एंड एक्सॉन टर्मिनल से अगेन आपके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो इस टाइप में है, ठीक है, यस इस टाइप में डायरेक्शन है, ओके। सो एन एक्सॉन इज अ लॉन्ग सिंगल स्ट्रक्चर विद ब्रांचेस एट इट्स distal end. Every axon terminate at the synaptic knob, a structure that resembles a bulb and is home to neurotransmitter. Schwann cells are the axon cells that generate and coat the myelin sheath. ये वाला important point है. Nodes of Ranvier are the breaks and myelin sheath that occur between the neighboring area. तो I think मैंने ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर कर दी है कि क्या क्या चीजें थी, और नोड ऑफ रैनवियर क्या है आपका, फिर आपकी मैंने क्लियर कर दी श्वान सेल्स क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं अच्छे से, ओके ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की अगर मैं बात करूं तो वी हैव 3 बेसिकली, वैसे तो और भी है, सूडोपोलर भी आता है इसमें, सूडोपोलर इसमें मैंने नहीं किया है, बट इसमें 3 मेन चीजें बताई गई है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, फिर नेक्स्ट वी हैव द बाइपोलर न्यूरॉन एंड द थर्ड वन इज यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। क्या क्या है, मल्टी, बाय एंड यूनिपोलर। तो अगर मैं मल्टीपोलर की बात करूं, मल्टीपोलर न्यूरॉन में सेवरल प्रोसेसेस अराइज इन देम हैविंग वन एक्सॉन एंड मेनी डेंड्राइट्स। तो अगर मैं मल्टीपोलर की बात करती हूँ तो ये वाला आपका मल्टीपोलर है। तो ये जो मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाया था, यस दिस वन, ये भी आपका कौन सा न्यूरॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। यहाँ पे बोला है इसकी सेवरल डेंड्राइट्स होती है, इसकी सेवरल डेंड्राइट्स होती हैं, साथ ही साथ इसका एक एक्सॉन होता है, यस ठीक है, यस ये चीज क्लियर हुई, सेवरल डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन। तो ये आपका मोस्टली जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अगर मैं बाइपोलर न्यूरॉन की बात करती हूँ तो बाइपोलर न्यूरॉन दे आर वन विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। तो ये है आपका बाइपोलर न्यूरॉन, इसमें एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है, ठीक है। ये आपका सेल बॉडी हो गया, ये आपका सेल बॉडी हो गया। तो ये है आपके बाइपोलर न्यूरॉन, कहाँ पे मिलेंगे, इन द रेटिना, रेटिना में आपको बाइपोलर न्यूरॉन मिलते हैं। फिर है आपका यूनिपोलर न्यूरॉन। अगर मैं यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करूं, यूनिपोलर न्यूरॉन हैव ओनली 2 फाइबर्स अराइजिंग क्लोज टुगेदर, वन एक्सॉन, नो डेंड्राइट, यहाँ पे कोई डेंड्राइट्स नहीं है, नो डेंड्राइट्स, ठीक है, यस। फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक, तो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे आपको यूनिपोलर न्यूरॉन दिखते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स अभी आपको क्लियर हो गए, मल्टीपोलर, यूनिपोलर एंड बाइपोलर न्यूरॉन। ये वाला आपका डायग्राम है, ये अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। चलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके बाइपोलर न्यूरॉन है वो कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, या फिर रेटिना में, या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, या फिर कोई एक और एग्जाम्पल, सॉरी एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपको बताना होगा करेक्ट आंसर क्या है। तो बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलेंगे आपके, यस रेटिना में, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर हो गई, ओके। अब हम आते हैं, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, जो है आपका जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो अगर मैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल की बात करूं और फिर उसके बाद उसका कंडक्शन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो जनरेशन कैसे जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, फिर उसका कंडक्शन कैसे होता है, अगर मैं एक्सॉन की बात करूं तो पूरे एक्सॉन के लेंथ पे उसका कंडक्शन कैसे होता है, वो भी हम लोग चीज देखने वाले हैं। फिर उसके बाद एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में कैसे होता है, साइनाप्स वाला जो चीज है वो वाला भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसे जनरेट हो रहा है। तो ये वाली चीज पे हम लोग बाद में आते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ये चीज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे होता है। तो अगर मैं एक्शन पोटेंशियल की बात करूं, अगेन मैं बात करूंगी यहाँ पे एक्सॉन की, तो ये आपका एक्सॉन है, ठीक है, ये है आपका एक्सॉन, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला है आपका एक्सॉन। नाउ यहाँ पे इसको मैं मानती हूँ पैच 1,
ये हो गया आपका पैच 2 एंड दिस वन इज ब्लू, ओके पैच 3। ठीक है, ये हो गया आपका पैच 3। ये वाला है आपका रेस्टिंग स्टेट में, यहाँ पे आपका स्टिमुलस आएगा, ये अगेन अभी रेस्टिंग स्टेट पे है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसे जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसे जनरेट होता है। तो अभी जो आपका ये वाला जो है, ये पार्ट आपका दिख रहा है, ये है एक्सॉन, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोलेमा। क्या बोला जाता है इसको? एक्सोलेमा। एंड इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, ये चीजें तो मैंने आपको बता दी थी। अब अभी क्या है ना, ये रेस्टिंग पे है। ठीक है, ये अभी रेस्टिंग स्टेट पे, यहाँ पे अभी कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट पे है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करूं तो वो आएगा -70 मिलीवोल्ट। अब ये -70 मिलीवोल्ट क्यों आ रहा है, ये माइनस क्यों आ रहा है, प्लस क्यों नहीं आ रहा? -70 मिलीवोल्ट इसलिए आ रहा है बिकॉज अगर मैं बाहर की बात करूं, बाहर क्या है आपका ECF, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। क्या है आपका? एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। बाहर है आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। अगर मैं बाहर की बात करूं तो यहाँ पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत, सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड। ठीक है, अगर मैं ICF की बात करूं, अगर मैं इसके अंदर की बात करती हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव, तो अगर ये पॉजिटिव जो सोडियम है यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ये पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव, राइट। अगर मैं इनसाइड की बात करती हूँ, इनसाइड की बात करूंगी तो यहाँ पे पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्लस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है वो काफी ज्यादा है। क्या है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये -70 मिलीवोल्ट कैसे मेंटेन हो रहा है? यहाँ पे जब रेस्टिंग स्टेट होता है, यहाँ पे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लीकी चैनल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। सोडियम लीकी चैनल हो गया, पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। लीकी से ही नाम से पता चल रहा है कि कुछ लीक हो रहा है। तो बेसिकली जब रेस्टिंग स्टेट पे है, जब कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है, उस टाइम भी जो सोडियम है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, वो क्या करता है? लीक करता रहता है इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। अब अगर सोडियम ज्यादा लीक करेगा तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव क्यों है? ये कैसे मेंटेन हो रहा है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ कैसे मेंटेन हो रहा है? तो ये मेंटेन कैसे होता है? यहाँ पे होता है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पे क्या होता है आपका? सोडियम पोटेशियम पंप, जो बेसिकली क्या करता है? ATP को ब्रेक डाउन करता है। ATP मतलब एनर्जी का यूज कर रहा है। ये क्या करेगा? 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा एंड 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा। तो बेसिकली दैट्स हाउ योर दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन। -70 मिलीवोल्ट जो है वो मेंटेन रहता है रेस्टिंग स्टेट पे। अब आता है आपका डिपोलराइजिंग फेज। अब आपका आता है डिपोलराइजिंग फेज। तो मतलब अब यहाँ पे जैसे मैं इसकी बात कर रही थी, यहाँ पे आपका -70 मिलीवोल्ट है, मतलब यहाँ पे अभी ये रेस्टिंग स्टेट पे है। अब जो दूसरे की बात करूं तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है? यहाँ पे आपका स्टिमुलस आया। स्टिमुलस भी कौन सा आया? थ्रेशोल्ड। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, सब थ्रेशोल्ड नहीं है। ठीक है, सब थ्रेशोल्ड कैन नेवर इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल। इट कैन नेवर इनिशिएट एन एक्शन पोटेंशियल बिकॉज only the strength of threshold stimulus can elicit action potential. They follow a rule, या फिर बोल सकते हो हाँ, they follow a rule which is called all or none law, in which only threshold stimulus can elicit or elicit action potential. देखो ऐसा होता है, या तो elicit करेंगे या तो नहीं करेंगे। That's why they follow all or none law. ठीक है, यस, चलिए ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये वाला चीज हो गया। अब आता है आपका स्टिमुलस जिसकी स्ट्रेंथ है थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड है तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो चैनल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे लीकी चैनल्स भी प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स प्रेजेंट है। लीगेन गेटेड भी हो सकते हैं, फिर लीकी चैनल्स भी हो सकते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी हो सकते हैं। डिफरेंट चैनल्स जो है आपके एक्सोलेमा पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं डिपोलराइजिंग फेज की बात करूं तो यहाँ पे डिपोलराइजिंग फेज पे बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है ना, ये ओपन हो जाते हैं। अब अगर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लक्स होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है सोडियम का इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल जो है इन्फ्लक्स हो रहा है। देखो बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया। अब सोडियम क्या है? पॉजिटिव आयन है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है,
जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, देयर विल बी इंक्रीज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल बिकम लेस नेगेटिव से धीरे धीरे फिर जीरो होगा, फिर प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा एंड कभी कभी तो ये +35 तक पहुंच जाता है। ठीक है, कब तक पहुंच जाता है, +35 तक भी पहुंच जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, इसने क्या किया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो ओपन कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारा इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इनसाइड द सेल जो है जो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो पॉजिटिव हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। इसको हम बोलते हैं डिपोलराइजिंग फेस। तो यहाँ पे जो ये है इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात किया जा रहा है, ये है आपका डिपोलराइजिंग फेस। चलिए, ये क्लियर हो गया हमें चीजें। ठीक है, यहाँ पे मैं आपकी कंटिन्यूस कंडक्शन भी बताऊंगी साथ ही साथ, ताकि एक साथ ही चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो अब सपोज यहाँ पे मेरा आ गया, यहाँ पे मेरे बहुत सारे सोडियम आयंस जो है यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, आपके सोडियम आयंस, ये आपका कंटिन्यूस कंडक्शन कैसे कराएंगे, जो भी सोडियम आयंस यहाँ पे आए हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे जाना शुरू कर देंगे। मतलब जो पैच नंबर 3 है, जो अभी रेस्टिंग स्टेट पे था, पैच नंबर 3 के साइड पे शिफ्ट होंगे। देखो, कंटिन्यूस कंडक्शन मतलब देखो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, बट हमें एक्शन पोटेंशियल को ट्रैवल भी तो कराना है। ये क्या है, आपका लेंथ ऑफ एक्सॉन है, पूरे लेंथ पे ये कैसे ट्रैवल करता है ये भी तो देखना है ना। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, अब ये ट्रैवल कैसे करेगा, तो जो भी सोडियम आयंस थे यहाँ पे वो धीरे धीरे यहाँ पे आना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करूं तो वो कितना था, -70 मिली वोल्ट। धीरे धीरे अगर सोडियम आयंस यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या स्टार्ट होना, कैसे स्टार्ट होना, वो बन जाएगा आपका लेस नेगेटिव बनना स्टार्ट होगा, लेस नेगेटिव फिर पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगेन जब वो -55 मिली वोल्ट रीच करेगा तब क्या होगा, वो इसकी वजह से आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम मतलब थ्रेशोल्ड रीच करा, वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ पे भी इनिशिएट हो जाएगा। एंड धीरे धीरे सेम प्रोसेस जो है ये सारे ऐसे पूरे लेंथ ऑफ एक्सॉन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात करी तो ये तो हो गया कंडक्शन का, ये हो गया आपका कंटिन्यूस कंडक्शन जो होता है आपके अनमाइलिनेटेड एक्सॉन में। ठीक है, जहां पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है। जो सैल्टेटरी कंडक्शन होगा वो ऐसा कुछ होगा, जहां पे जंप करेगा, जहां जहां उसको नोड ऑफ रैनवियर दिखेगा, जहां जहां माइलिन शीट एब्सेंट होगी वहां पे आपका ऐसे जंप करता हुआ इंपल्स दिखेगा, तो ऐसे वो ट्रैवल करता है। अब देखो ट्रैवलिंग वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए ना, यहाँ तो कुछ होना चाहिए। ये तो क्या था आपका, ये क्या था, यस 1 सेकेंड, यस ये तो डिपोलराइज था ना, ये तो डिपोलराइजिंग फेस पे था। अब इसको रेस्ट पे भी तो लाना है, जो इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको नॉर्मल पे भी तो लाना है ना। उसको वो क्या करेगा, वो इट विल ट्राई टू रिस्टोर इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैसे रिस्टोर किया जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिस्टोर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द पोटेशियम गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो बेसिकली जो एक्सोलेमा है उस पे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही वो +35 तक पहुंचा, उसको लगेगा अच्छा अब तो मुझे अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो रिस्टोर करना है, अब मुझे नेगेटिव चाहिए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है मुझे नेगेटिव चाहिए। तो वो कैसे करेगा, अपने पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को खोल देगा। तो उसकी खुलने की वजह से क्या होगा, उसकी खुलने की वजह से जो भी पोटेशियम इनसाइड द सेल था वो उसका क्या होगा, ई फ्लक्स होगा इन द ईसीएफ। ठीक है, ई फ्लक्स होगा ईसीएफ। तो जिसकी वजह से अगेन जो चार्जेस है इनसाइड द सेल वो क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए। दिख रहा है ये आपको, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया था बिकॉज ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, तो जिसकी वजह से अंदर की जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल सेम हो गई। अगर आप इसको मैच करोगे पहले वाले से, रेस्टिंग स्टेट से, तो चार्जेस तो सेम आ गए ना, राइट। ठीक है, बट यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई, क्या आपको आयन सेम लग रहे हैं। यहाँ पे अब अंदर कौन बैठा है,
सोडियम बैठा है, राइट, और बाहर कौन बैठा है आपका पोटेशियम। ठीक है, अब हमें ये आयंस को भी सही करना होगा, मतलब आयंस तो बेसिकली अगर देखा जाए, नॉर्मली देखा जाए रेस्टिंग स्टेट पे, तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ECF में ज्यादा होती है एंड पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल ज्यादा होती है। अब इसको आयंस को कैसे सही करेंगे? आयंस को सही करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सो जैसे मैंने बताया, ये पंप क्या करता है, ATP का यूज करता है, एनर्जी का यूज करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, 2 को अंदर लाएगा, एंड दैट्स हाउ इट रिस्टोर इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, दैट्स हाउ इट रिस्टोर इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, अब ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला जो आपका ग्राफ है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हुआ है, ये एक्शन पोटेंशियल है, तो कैसे हुआ ये हम लोग देख लेते हैं। जो भी मैंने आपको चीजें बताई है ना, उसको सीधा हम लोगों ने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ पे जो ये वाला है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच इज -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट। अब यहाँ पे जैसे ही थ्रेशोल्ड रीच करता है, ये है आपका, ये क्या करेगा, ये इनिशिएट करेगा एक्शन पोटेंशियल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खोलेगा, जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइजिंग फेज। डीपोलराइजिंग फेज में सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम होगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसको रिस्टोर करना है अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैसे रिस्टोर करेगा, अपने ये पोटेशियम चैनल्स को खोल देगा। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड की बात हो रही है यहाँ पे, कोई भी लीगेंड और लीकी चैनल्स की बात नहीं हो रही है। तो वो खोलेगा, जिसकी वजह से होगा आपका ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ई फ्लक्स होगा। अब देखो ये आ जाएगा अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ क्यों दिखा रहा है, ठीक है, ये ऐसा कर्व क्यों दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके सोडियम पोटेशियम चैनल्स होते हैं ना, ये थोड़े से स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। बोलते हैं ना आपका साबुन स्लो है क्या, तो ये भी ना थोड़े से स्लो है। ये क्या करते हैं, ये खुलते भी लेट है और बंद भी लेट होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पोटेशियम चैनल्स है वो थोड़ी देर के लिए और खुले रह जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए और खुले रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट, इसकी वजह से ये हो जाते हैं -90 मिलीवोल्ट, बिकॉज ये काफी टाइम तक खुला रह जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे दिखाया गया। अगेन यहाँ पे कौन काम करता है, फिर ये क्या होता है, नॉर्मल पे आ जाते हैं, नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाते हैं। यहाँ पे कौन काम करता है, आपका सोडियम पोटेशियम पंप, जो आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिस्टोर कर देता है। तो ये हुआ आपका एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ। फिर कंडक्शन कैसे हुआ, कंडक्शन भी 2 तरह की होती है, एक होता है कंटिन्यूस कंडक्शन, दूसरा होता है आपका सैल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, कंटिन्यूस कंडक्शन जो है वो आपको सिर्फ दिखता है अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स में, बिकॉज उसमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती, माइलिन शीट एब्सेंट होती है। दिस इज द इमेज ऑफ अनमाइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन, जहां पे माइलिन शीट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। जो आपका सैल्टेटरी कंडक्शन है वो आपकी माइलिनेटेड एक्सॉन्स में होता है, बिकॉज वहां पे क्या होता है, माइलिन शीट बेसिकली इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, वहां पे आप एक्शन पोटेंशियल या फिर इंपल्स जनरेट नहीं कर सकते हो, तो वो क्या करता है, जंप करता है। तो ये जैसे आप दिख रहा है, ये वाला यहाँ माइलिन शीट है, यहाँ माइलिन है, यहाँ माइलिन, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है जिसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैंगियर। तो यहाँ पे इंपल्स जनरेट होगी, अगेन इधर जंप करेगी, ऐसे जंप कर करके ये पूरा यहाँ तक पहुंच जाएगी, आपके नर्व एंडिंग तक पहुंच जाएगी। तो ये हो गया आपका सैल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, यस, ये हो गया आपका सैल्टेटरी कंडक्शन। बाकी ये चीज तो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दी है। ठीक है, यस, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा जो नर्व इम्पल्स है, वो पहुंच चुका है आपके नर्व एंडिंग तक। ठीक है, वो पहुंच चुका है आपके नर्व एंडिंग तक। अब उसको एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो आपका नर्व इम्पल्स था, जो आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था या फिर एक्शन पोटेंशियल जिसको आप बोल सकते हो, उसको यहाँ से प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक में जाना है। तो उसका ट्रांसमिशन कैसे होगा ये हमें देखना है। सबसे पहले आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, साइनैप्स। साइनैप्स मतलब जंक्शन, जहां पे एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मिलकर एक जंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो जंक्शन, ये ना डिपेंड करता है, डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स हो सकते हैं। या तो आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसका एक्सॉन हो सकता है, एंड ये जो जंक्शन साइनैप्स बनाते हैं, या तो प्री साइनेप्टिक का एक्सॉन हो सकता है और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का भी एक्सॉन हो सकता है। तो हम बोलते हैं उसको एक्सोनिक न्यूरॉन। ठीक है, या फिर आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन हो सकता है एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइड हो सकता है। तो हम बोलते हैं
एक्सोडेंड्रेटिक न्यूरॉन। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि पोस्ट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का क्या पार्ट, डेंड्राइट भी हो सकता है, सेल बॉडी भी हो सकता है इन्वॉल्व, या फिर आपका एक्सॉन भी हो सकता है, कौन सा पार्ट जो है इन्वॉल्व है आपके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से। तो आई होप जो साइनाप्स का मतलब है वो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साइनाप्स का मतलब क्लियर हो गया होगा, जिससे अब हम लोग पता कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, प्रोसेस बाय विच नर्व इम्पल्स इज ट्रांसफर्ड बिटवीन न्यूरॉन्स थ्रू द कनेक्शन नॉन एज साइनाप्स, इसका मैंने आपको मतलब बता दिया कि जो एक ऐसा जंक्शन जहां पे प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मिलके एक जंक्शन बनाते हैं, दिस इज द जंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनाप्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनाप्स। ओके, तो हमारे पास अगर मैं साइनाप्स की बात करूं, वी हैव टू टाइप ऑफ साइनाप्स, वी हैव टू टाइप ऑफ साइनाप्स, एक केमिकल साइनाप्स एंड दूसरा है इलेक्ट्रिकल साइनाप्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल साइनाप्स की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल साइनाप्स की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में यहाँ पे गैप जंक्शंस प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, गैप जंक्शन। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल साइनाप्स क्यों है, क्योंकि जो इनका गैप है ना, जो साइनाप्स बना रहे हैं, इनका गैप बहुत ज्यादा कम होता है। तो गैप कम होता है ना, तो इजिली जो इम्पल्सेस है वो आराम से एक दूसरे, मतलब इतना टाइम टेकिंग नहीं है, कोई भी साइनेप्टिक डिले आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा, और जो ट्रांसमिशन होगा इम्पल्स का वो काफी फास्ट होगा एज कंपेयर टू द केमिकल साइनाप्स, क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स इन्वॉल्व है। पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल में चेंज करेंगे, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में बेसिकली गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आराम से जो भी एक्शन पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो क्या करेगी, डायरेक्टली आपके प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से तक जा सकती है। ठीक है, आराम से जा सकती है। वही मैं अगर मैं केमिकल साइनाप्स की बात करूं, तो केमिकल साइनाप्स में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। दिस वन इज योर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ से अगर डिपोलराइजिंग वेव आती है, जिसकी वजह से आपके वोल्टेज गेटेड, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो ओपन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ये एक सिग्नल ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से, जैसे मैंने बताया था, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जो ये है ना, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है, ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं, दीज आर साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, विच इज केमिकल सिग्नल, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। सॉरी, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल्स जो आपके सिग्नल को पहुंचाएंगे आपके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल का क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस, यहाँ पे ये फ्यूज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एंड ये रिलीज करेगा क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो बेसिकली दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स ये बाइंड करते हैं आपके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के रिसेप्टर्स के साथ। तो यहाँ पे दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है मेटाबोट्रोपिक और एक होता है आइनोट्रोपिक। यहाँ पे आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं, बेसिकली आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स आर जिसमें आपका न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग साइट होगा और साथ ही साथ आयन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेटाबोट्रोपिक होते हैं जिसमें ये चीज प्रेजेंट नहीं होती है। तो अगर मैं आइनोट्रोपिक रिसेप्टर की बात करूंगी, तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जाके बाइंड करेगा किसके साथ, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स के साथ, एंड ये इसकी वजह से क्या कराएगा आपका, देयर विल बी इनफ्लक्स ऑफ सम आयंस। सो इट डिपेंड्स कि कौन सा आयन जो है किसका इनफ्लक्स हो रहा है। इट कैन बी डिपोलराइजिंग, इट कैन बी बोल सकते हो हाइपरपोलराइजिंग, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का आयन चैनल जो है वो खुला है। ठीक है, तो अगर सोडियम आयन का खुलता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका डिपोलराइजिंग होगा, डिपोलराइजेशन होगा, या फिर एक्शन पोटेंशियल इलिसिएट होगा, एक्शन पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, तो यस, इट डिपेंड्स कि कौन सा टाइप का चैनल खुल रहा है। तो इट कैन बी डिपोलराइजिंग और हाइपरपोलराइजिंग, ऑलराइट, जिसकी वजह से क्या होगा, सपोज अगर सोडियम चैनल्स खुले, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुले, तो वो क्या करवाएंगे, डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजिंग होगा तो एक्शन पोटेंशियल इलिसिएट हो जाएगा, फिर ये क्या कर देंगे, एक्शन पोटेंशियल इलिसिएट कर देंगे। तो अगेन यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिकल था, उसको हम लोगों ने किस में करा, कन्वर्ट, केमिकल में, केमिकल से फिर अगेन इलेक्ट्रिकल। ठीक है, क्या किसमें, इलेक्ट्रिकल में। तो हो गया पूरा हमारा मकसद जो भी था, हमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल से केमिकल में लाना था, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में लाना था, हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स हो गया एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो आई थिंक ये दोनों चीजें पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, चाहे आपका केमिकल साइनाप्स है, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल साइनाप्स है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जैसे मैंने बताया था, दो तरह के होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिसमें आप
वो जो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो जिसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ रहा था, तो अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी, thus परफॉर्मिंग एज अ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। सो जो भी आपके बॉडी के फंक्शन है बेसिकली कौन करता है कंट्रोल? आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज इनसाइड द स्कल, ठीक है। जो आपका ब्रेन है विच इज अ सॉफ्ट टिश्यू, राइट, इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? उसको एक कवरिंग चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट करे। सपोज अगर मैं यहाँ की थोरैसिक कैविटी की बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरे विसरल ऑर्गन्स है। अगर मैं एग्जाम्पल मेरा लंग्स हो गया, मेरा हार्ट हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेरे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे भी एक हार्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए ना। वो हार्ट प्रोटेक्शन क्या है? यहाँ पे रिबकेज है। ये सारे जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आपके जो ब्रेन है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, यहाँ पे कवरिंग होनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं स्कल। The covering of the brain is done in 3 layers known as meninges. They are outermost. So there are 3 layers of the brain. The first one or the outermost layer is the dura mater. The middle layer is arachnoid and the innermost layer is the pia mater. ठीक है, there are 3 layers of the brain. First one or the outermost layer which is called the dura mater, middle layer which is the arachnoid, and innermost which is called the pia mater, which is जो क्या होता है बिल्कुल आपके ब्रेन टिश्यू से बोल सकते हो आप, कनेक्टेड होता है, मतलब उसी पे चिपका होता है, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। यस, द डिविजन ऑफ द ब्रेन। तो अब डिविजन अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, ठीक है। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम मेक अप द 3 रीजन्स ऑफ द 4 ब्रेन। अगर मैं 4 ब्रेन की बात करती हूँ तो जो 3 रीजन्स है जो बनाते हैं आपके 4 ब्रेन को, वो है आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम, ठीक है। क्या क्या है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। तो ये वाला जो है, ये वाला आपका सेरेब्रम हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका सेरेब्रम। ये वाला जो है आपका थैलेमस पार्ट हो गया। यहाँ पे आपका आ जाएगा हाइपोथैलेमस, जो ये वाला दिख रहा है ये आपका हाइपोथैलेमस। एंड अगेन ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आपका दो होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो 3 पार्ट जो मिलके आपका 4 ब्रेन बनाते हैं। द ग्रेटेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज थॉट टू बी सेरेब्रम। सो आपका सेरेब्रम जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट होता है। द लेफ्ट एंड द राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, द रीजन लोकेटेड एट द 4 ब्रेन center is called the thalamus. It contributes to both motor and sensory signaling. At the base of the thalamus is the hypothalamus. It regulates and controls the urge to eat and drink and regulate the body temperature. ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है ब्रेन का बताया गया है कि ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसमें 4 ब्रेन में आपका सेरेब्रम की बात की गई है, थैलेमस की बात की गई है एंड हाइपोथैलेमस की बात की गई है, ठीक है। बाकी की चीजें आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ब्रेन का पूरा क्या फंक्शंस हैं क्या नहीं है, ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, इतना नहीं है। तो इसी वजह से मैंने इसको आपको इतने अच्छे से, मतलब इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया है। और ऑल्दो दिस इज योर रिविजन क्लास, तो इतना ज्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं, बिकॉज अगर डिटेल में गए तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी बात पे आज का जो चैप्टर है हमारा वो खत्म हो चुका है। कौन सा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये वाला चैप्टर हम लोगों ने पूरा फिनिश कर दिया है। आई होप ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगी रिविजन में। तो जो भी आपको चैप्टर रिवाइज करना है आप देख सकते हो, हमारी एकदम प्लेलिस्ट बन चुकी है उड़ान सीरीज में, जहां पे आप पूरा जितना भी रिविजन सारा 11th, अभी तो हम लोग 11th करवा रहे हैं, अगर हो सका तो आगे 12th भी लेकर आएंगे। तो बेसिकली हम लोग विद द हेल्प ऑफ दीज ब्यूटीफुल नोट्स हम लोग आपका रिविजन कराते हैं 11th क्लास के लिए, ठीक है। तो जिनको जो चैप्टर्स देखने हैं या रिवाइज करने हैं वो जा सकते हो प्लेलिस्ट पे। वहां पे कुछ चैप्टर्स मैंने कराए हैं, कुछ चैप्टर्स आपको सिमरन मैम ने कराया है, वहां पे जाके आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी बात पे जो हमारा आज का लेक्चर था वो खत्म होता है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। ऑलराइट, चलिए इसी बात पे आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। जैसे आपको पता है अनअकैडमी ने अभी रिसेंटली अपने 9th बर्थडे को सेलिब्रेट किया है। उसी खुशी में आपके लिए जितने भी नीट यूजी के सब्सक्रिप्शंस हैं उसमें आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? 50% का ऑफ मिल रहा है, प्लस उसके साथ 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है
कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? दिसंबर 23 तक। एंड कोड यूज करना है आपको AS08। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोड है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आप अगर कोई भी चाहे आप 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा ऑफर है। आप जाइए फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव द फीनिक्स टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपको पता चलता है आप कहाँ स्टैंड करते हो एक्चुअली में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है ये 2025 के लिए, जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं वो ये इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसको बनाया गया है बिल्कुल लेटेस्ट एनटीए सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो भी सिलेबस आपका आया है अभी उसके अकॉर्डिंग जो है ये फिनिक्स टेस्ट सीरीज बनाई गई है। एंड इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने बनाया है टेस्ट सीरीज को। डिटेल्ड वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आपसे इस टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, कब से स्टार्ट हो रहा है? दिसंबर 2022 से। ठीक है, तो जाइए फटाफट से एनरोल करिए एंड बहुत सस्ते में मिल रहा है आपको। 999 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। नेक्स्ट वी हैव ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, रिलोडेड। तो इसमें ये टारगेट करे 2025 को। सो जो भी बच्चे अभी 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा बैच है। इसमें आपको मिलेंगे 450 प्लस लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर बेसिकली, 14 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। आप देख सकते हो अपने एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो है आपको पढ़ाने वाले हैं इस बैच में। एंड कितने में मिल रहा है? 1999 में सिर्फ ये बैच मिल रहा है। तो आई थिंक इससे अच्छा और ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जाइए अपना फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड पढ़ाई शुरू करिए। कोड यूज करना है आपको AS08 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, कोड क्या यूज करना है? AS08। ऑलराइट, तो इसी बात पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, आपको रिवीजन में हेल्प करने वाली है। ऑलराइट, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।